हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है पाचन तंत्र के अंतर्गत लास्ट टॉपिक पाचन तंत्र की क्रियाविधि। इस पाचन तंत्र की क्रियाविधि के अंतर्गत हम निम्न बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है अपना अंतर्ग्रहण इंजेशन, दूसरा है पाचन डाइजेशन, अवशोषण एब्जॉर्प्शन, स्वांगीकरण एसिमिलेशंस, विक्षेपण इजेशन। तो पहला जो टॉपिक है वो अपना है अंतर्ग्रहण। जो मानव है भोजन को अंदर जो लेता है या मानव के द्वारा जो भोजन को अंदर ग्रहण करने की जो क्रिया होती है उसी को तो अपने ये अंतर्ग्रहण की क्रिया कहते हैं। ये जो अंतर्ग्रहण की क्रिया है दो चरणों में संपन्न होती है। पहला है अपना भोजन का चबाना और सेकंड है भोजन का निगलना। भोजन का चबाना है, जैसे हम भोजन को मुख के अंदर लेते हैं तो उसके अंदर अपने को पता है मुख के अंदर मनुष्य में विषम दंती दांत हैं वो पाए जाते हैं, जीवा पाई जाती है और लार ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। तो भोजन को ग्रहण करने के बाद में मनुष्य के अंदर विषम दंती जो प्रकार होते हैं इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इन दांतों के द्वारा भोजन को काटा जाता है। मोलर्स और प्रीमोलर्स के द्वारा भोजन को चबाया जाता है। जीवा के द्वारा लार ग्रंथियों द्वारा जो लार स्रावित होती हैं उसको भोजन के अंदर वो मिलाया जाता है। तो इस प्रकार से भोजन है वो इस मुखवा के अंदर एक लुगदी सी रूप या एक बोल के रूप में है वो बन जाता है, जिसको अपने बोलस कहते हैं। जिसको अपने क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। इस बोलस को जीवा एवं ऊपरी जो तालु यवला की सहायता से है वो अंदर की तरफ है वो निगल लिया जाता है। निगलने के पश्चात में भोजन है वो आगे है नीचे ग्रसनी के द्वारा आमाशय के अंदर वो पहुंच जाता है। सेकंड टॉपिक जो अपना है वो है पाचन। सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि पाचन है क्या। स्टार्टिंग में चैप्टर में भी अपने पढ़ा था कि जो पाचन है वो क्या है कि विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स या पाचक रसों के माध्यम से जलापीटनीय क्रिया होती हैं, जिसके द्वारा जो भोजन है उसके जटिल अणु वो सरल अणुओं में बदलते हैं। मनुष्य द्वारा जो लिए जाने वाला संतुलित जो भोजन होता है उस संतुलित भोजन के अंतर्गत भी अपने जैसे जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, जल वगैरह इत्यादि होते हैं। तो जो जटिल अणु कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा आदि जो भोजन के द्वारा लिए जाते हैं, इन जटिल अणुओं का सरल अणुओं के अंदर बदलने की जो क्रिया है वो अपने क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। इस पाचन की क्रिया के अंतर्गत नॉर्मली अपने देखें जो कार्बोहाइड्रेट है उनका जो पाचन है वो सरल शर्करा या मोनोसेक्राइड्स के अंदर होता है, हेक्सोज के अंदर, हेक्सो शर्करा के अंदर होता है। प्रोटीन है वो एमिनो एसिड्स के अंदर, और वसा की अगर अपने बात करें तो वो वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल के अंदर है वो परिवर्तित होते हैं। ये जो पाचन की क्रिया है वो अपने जो आहार नाल के विभिन्न अंग जो मुख से लेके और लास्ट एनस तक है उनके अंदर जो प्रमुख जो अंग हैं जैसे मुख गुहा है, अमाशय है, छोटी आंत है, इनके अंदर है वो पाचन की क्रिया है वो अपने देखते हैं। तो सबसे पहले अपने देखते हैं ये मुख गुहा के अंदर पाचन है वो भोजन का किस प्रकार से होता है। मुख गुहा है उसके अंदर जो अपने यहाँ पर ये जो बताए जो भोजन के जो प्रमुख घटक होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनमें जो ये कार्बोहाइड्रेट होता है इस कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन है वो स्टार्ट होता है या होता है, शुरू होता है। अपने को पता है कि जो लार है उसकी पीएच है वो हल्के अम्लीय होती है, यानी कि लगभग 6.8 पीएच होती हैं। ये जो यहाँ पर अपने इस मुख गुहा के अंदर कार्बोहाइड्रेट के आंशिक अपचयन की आंशिक जो पाचन की बात कर रहे हैं
उसके अंदर हम देखते हैं कि ये जो लार के अंदर उपस्थित जो एमाइलेज एंजाइम है वो स्टार्च को किसमें परिवर्तित कर देता है, वो माल्टोज और इसमें अल्फा डेक्स्ट्रिन के अंदर वो चेंजेस कर देता है। अल्फा एक डेक्स्ट्रिन के अंदर अपने 3 से लगभग 8-9 अणु हैं वो ग्लूकोज के होते हैं। कितने अणु होते हैं? 3 से 8 या 9 ग्लूकोज के अणु इसमें पाए जाते हैं। यहाँ पर अपने देखते हैं कि ये जो मुख गुहा के अंदर जो भोजन का जो पाचन है वो कौन सा है? हल्का अम्लीय है, 6.8 है। इस आंशिक जो अम्लीय जो भाग है इसको उदासीन करने के लिए पहले भी अपने देखा था कि लार के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। लार के अंदर श्लेष्मा, एमाइलेज, टाइलिन, इसके अलावा अपने सोडियम और पोटेशियम बाइकार्बोनेट आदि हैं वो पाए जाते हैं, पढ़े थे। तो ये जो आंशिक अम्लीय जो अपने पास में जो माध्यम है, इस आंशिक अम्लीय माध्यम को उदासीन करने के लिए इसके अंदर सोडियम पोटेशियम के बाइकार्बोनेट आयन्स है वो पाए जाते हैं, इनके द्वारा उदासीन किया जाता है। तो मुख गुहा के अंदर हमने क्या देखा? मुख गुहा के अंदर कार्बोहाइड्रेट का आंशिक पाचन होता है। मुख गुहा के अंदर लार की उपस्थिति के कारण उसकी पीएच कितनी होती है? 6.8 होती है। ये जो आंशिक अम्लीय जो लार है, इसके आंशिक जो अम्लीयता होती है, इसको लार के अंदर जो उपस्थित कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के आयन होते हैं उनके द्वारा क्या है कि इस माध्यम को क्या किया जाता है? उदासीन किया जाता है। और स्टार्च है वो एमाइलेज की उपस्थिति के अंदर माल्टोज और अल्फा डेक्स्ट्रिन या सेमीडेक्स्ट्रिन के अंदर वो परिवर्तित हो जाती है। इसके बाद में भोजन है वो मुख गुहा के से गर्शनी और गर्शिका से होता हुआ कहाँ पहुंचता है? आमाशय के अंदर पहुंचता है। तो अपना नेक्स्ट जो पाचन का जो स्टेज है वो है आमाशय में पाचन। आपने भोजन के अंदर क्या देखा था? भोजन के अंदर क्या देखा था कि जो संतुलित भोजन में कार्बोहाइड्रेट, उसका आंशिक पाचन है मुख गुहा में स्टार्ट हुआ था, प्रोटीन और वसा। यहाँ पर जो आमाशय है इसके अंदर प्रोटीन का क्या होता है? आंशिक पाचन है वो स्टार्ट होता है। आमाशय के अंदर लगातार क्या है कि क्रमाकुंचन गतियां होती रहती है लगातार, जिसके कारण कि भोजन को क्या है कि मथा जाता है अंदर। और आमाशय के अंदर पहले अपने पढ़ा था उसमें 2 तरह की ग्रंथियां पाई जाती हैं, एक जठर ग्रंथि और एक जठर निर्गम ग्रंथि, जिनके द्वारा जठर रस स्रावित होता है। और जठर रस के अंदर अपने को पता है कि HCl पढ़ा था, HCl होता है। इसके अलावा अपने पेप्सिनोजन पढ़ा था, श्लेष्मा होता है। ये चीजें इसके अंदर वो पाई जाती हैं। तो ये जो कर्माकुंचन जो गति होती है, उस कर्माकुंचन गति के द्वारा आमाशय के अंदर है वो क्या होता है? जठर रस को वो मिलाया जाता है। इस जठर रस के अंदर प्रमुख रूप से जो अम्ल है अपने पास में कौन सा है? वो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और इस अम्ल के कारण यहाँ के जो भोजन का जो माध्यम होता है आमाशय के अंदर, उसकी जो पीएच है वो कितनी होती है? 1 से 2 होती है, अत्यधिक अम्लीय होता है। यहाँ ऊपर अपने देखा था कि पीएच ज्यादा थी तो यहाँ पर लारी एमाइलेज है वो क्रिया कर रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या कि पीएच है वो कम होने के कारण, अम्लीय माध्यम ज्यादा होने के कारण आमाशय के अंदर है ना जो लारी एमाइलेज की जो क्रिया है वो क्या हो जाती है? रुक जाती है। इसके अलावा आपने ये जो HCl है, HCl के कार्य भी पीछे पढ़े थे कि जो HCl है उसके क्या कार्य होते हैं। HCl है भोजन में उपस्थित जो कठोर पदार्थ होते हैं उनको बुनाने का काम करता है, जीवाणु को नष्ट करने का काम करता है। इसके अलावा जो आपने देखा था जो मुख्य जो कोशिकाएं थी उनके द्वारा क्या है कि अपने पास में जो पेप्सिनोजन जो एंजाइम था, निष्क्रिय जो था, उसको क्या है कि स्रावित किया जाता है। और ये जो पेप्सिनोजन है वो इस HCl के कारण ही क्या होता है? सक्रिय अवस्था में होता है। इसके बाद में अपने देखते हैं कि ये जो आमाशय के अंदर जो अपने कह रहे हैं कि प्रोटीन का पाचन स्टार्ट होता है या आंशिक पाचन होता है। तो ये जो प्रोटीन का पाचन है वो पेप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में इस प्रोटीन को प्रोटियोज, पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड के अंदर वो तोड़ा जाता है। इसके अलावा जठर रस के अंदर जठरीय लाइपेज है वो भी पाया जाता है, जो कि
दुग्ध जो वसा होती है उसको वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल के अंदर है वो तोड़ा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो मानव के अंदर है जो दुग्ध प्रोटीन रेनिन ये क्या होती है, एब्सेंट होती हैं, जिसका कार्य होता है केसिन को पैराकेसिन के अंदर वो बदलने का कार्य है वो होता है। तो यहाँ पर अपने सेकंड जो पार्ट एक तरह से देखा था वो अमाशय में पाचन देखा। अमाशय में कर्माकुंचन गतियाँ होती हैं, जठरस है वो मिलाया जाता है। जठरस में अपने को पता है कि HCl है, पेप्सिनोजन है, श्लेष्मा, जठे, लाइपेज इत्यादि वो पाए जाते हैं। और इस HCl के कारण इसकी pH कम होती है। इस कम pH के ऊपर वो लारिया माइलेज अपना काम करना बंद कर देता है और अमाशय के अंदर है वो प्रोटीन का क्या होता है, आंशिक पाचन स्टार्ट हो जाता है। अपने को ये भी पता है कि जो HCl स्रावित होता है वो पेप्सिनोजन को क्या कर देता है, सक्रिय करके पेप्सिन में बदल देता है और यही पेप्सिन प्रोटीन को प्रोटियोज, पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड के अंदर वो बदलने का काम करता है। और इसके अलावा जठरीय जो लाइपेज थी वो दुग्ध वसा है उसको वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल के अंदर है वो बदलने का काम करती है। मानव के अंदर दुग्ध जो प्रोटीन है रेनिन वो है अनुपस्थित होता है। इसके अलावा अपने अमाशय की अगर यहाँ बात कर रहे हैं तो इसके अंदर एक छोटा सा अपने पास में क्वेश्चन और रह जाता है और वो ये है कि जैसे अभी अपने पढ़ा कि HCl है उसके अपने कार्य बताते हैं कि जो भोजन में उपस्थित जो कठोर पदार्थ होते हैं उनको तोड़ने का काम करता है, गलाने का काम करता है, जीवाणु को नष्ट करने का काम करता है। तो इस अमाशय के अंदर इस HCl के कारण क्या है कि इसकी जो भित्ति है उसको क्या है कि उसका भी पाचन किया जा सकता है, उसको भी क्या क्षतिग्रस्त किया जा सकता है। लेकिन इसकी संरचना के अंतर्गत आपने पढ़ा था कि जब हम इसकी काट के देखते हैं तो इसके अंदर अपने को 4 स्तर वो दिखाई देते हैं और जो सबसे अंदर वाला जो स्तर होता है ये जो सबसे ये इसके बाहरी भित्ति वाला कहें या सबसे अंदर वाला जो स्तर होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, श्लेष्म स्तर। इसके द्वारा क्या है, श्लेष्मा है वो स्रावित होती है और यही श्लेष्मा है वो इस HCl के पाचन को HCl के द्वारा अमाशय के पाचन को रोकता है, या यूं कहें कि जो स्वपाचन की जो क्रिया है उसको रोकने का काम श्लेष्मा है वो करता है। इसके बाद में अपने हैं वो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो अपना आता है मुख गुहा अमाशय के बाद में अब अपने आता है छोटी आंत में भोजन का पाचन। अपने छोटी आंत में पाचन आता है। अमाशय से भोजन है वो छोटी आंत में आता है और छोटी आंत के अपने को पता है कि 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जिसको अपने बोलते हैं ग्रहणी भाग, सेकंड जो पार्ट होता है अग्र क्षुधांतर या जेजुनम और तीसरा होता है इलियम क्षुधांतर। तो छोटी आंत का ये जो ग्रहणी जो भाग है इस ग्रहणी भाग के अंदर मुख्यतया भोजन का उपाचन होता है। शेष जो अगले 2 पार्ट है अग्र क्षुधांतर या जेजुनम या इलियम, इनके अंदर भोजन का क्या होता है, अवशोषण का कार्य होता है। तो जो ही भोजन है अमाशय से इस ग्रहणी भाग में या आगे छोटी आंत का जो पहला भाग है या छोटी आंत में बोल दें, इसमें जब पहुंचता है तो उस दौरान ये भोजन कायम अवस्था के रूप में होता है, अर्ध तरल अवस्था के अंदर। जैसे बोलस की हमने बात की थी तो वो अर्ध ठोस था और कायम है वो अर्ध तरल अवस्था के अंदर है। वो अमाशय से ग्रहणी भाग में पहुंचते हैं और ग्रहणी भाग में अपने को पता है कि ऊपर से अपने ध्यान देखें ये जो यकृत है, यकृत से ये अंदर पित्ताशय संरचना थी, पित्ताशय से पितरस और इधर अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय रस मिलकर ग्रहणी भाग के अंदर वो खुलते हैं। तो ग्रहणी भाग के अंदर है अपने देखते हैं कि 2 रस आकर मिलते हैं। पहला है अपने पास में पितरस और सेकंड है अपने पास में अग्नाशय रस। पितरस की अगर बात करें
तो ये जो पित्रस होता है, इस पित्रस के अंदर किसी प्रकार का कोई पाचक एंजाइम है वो नहीं पाया जाता है। पित्रस के अंदर आपने देखा था कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, पित्त लवण होते हैं, पित्त वर्णक होते हैं, लेसिथिन होती है, कोलेस्ट्रॉल होती है, और लेसिथिन है उसको अपने एक तरह से प्राकृतिक अपमार्जक के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर ये जो बाइल जूस पित्तरस है, इसका कार्य क्या है, वसा का पायसीकरण करना। वसा का पायसीकरण का मतलब कहता है कि वसा के जो बड़े अणु है, बड़ी जो गोलिका है, उनके छोटे अणुओं के या छोटी गोलियों के अंदर वो तोड़ने का काम है होता है। दूसरी तरफ एक चीज अपने और देखते हैं इसमें कि जो पित्तरस और अग्नाशय रस होता है, इनके अंदर बाइकार्बोनेट के जो आयन होते हैं, वो बाइकार्बोनेट का आयन है वो क्या करते हैं कि अमाशय के अंदर अपने को पता है कि जो माध्यम था, जो अत्यधिक अम्लीय था, पीएच थी वो 1 से 2 के मध्य थी। तो अत्यधिक जो माध्यम अम्लीय था उसको उस माध्यम को कम अम्लीय के अंदर जो बदलने का जो काम करते हैं वो कौन करते हैं, अपने पास में बाइकार्बोनेट आयन है, वो अधिक अम्लीयता जो होती है उसको कम कर देते हैं। इसके बाद में अगर अपने देखें सेकंड अपना आता है ये जो अग्नाशय रस है। अग्नाशय रस है, इसमें अपने देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। ये जो पाचक एंजाइम कौन कौन से, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, इलास्टेस, ये आदि पाए जाते हैं जो कि निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं। और इनके जो निष्क्रिय जो अवस्थाओं के जो नाम है, वो ट्रिप्सिन का है वो ट्रिप्सिनोजन है, काइमोट्रिप्सिन का है वो काइमोट्रिप्सिनोजन है, कार्बोक्सी पेप्टिडेज है इसका प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज है, और इलास्टेस है इसका प्रोइलास्टेस है। तो आंत के अंदर अपने पाचक पट रहे हैं, तो आंत के अंदर आंतरीय रस है वो भी पाया जाता है, वो भी स्रावित होता है। इस आंतरीय रस के अंतर्गत भी क्या होता है कि जो पाचक एंजाइम होते हैं वो लगभग अनुपस्थित से होते हैं। इस आंतरीय रस के अंदर उपस्थित एक एंटेरोकाइनेज एंजाइम पाया जाता है, और ये जो एंटेरोकाइनेज एंजाइम है जो अपने बात कर रहे थे अग्नाशय रस में उपस्थित विभिन्न प्रकार के जो निष्क्रिय रूप में उपस्थित एंजाइम है उनको सक्रिय करने का ये काम करते हैं। कैसे, जैसे कि जो ट्रिप्सिनोजन है और ट्रिप्सिनोजन निष्क्रिय अवस्था में पाया जाता है, एंटेरोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति के अंदर ये ट्रिप्सिन में है वो बदल जाता है जो कि सक्रिय अवस्था में। इस ट्रिप्सिन की उपस्थिति में काइमोट्रिप्सिन नोजन है वो काइमोट्रिप्सिन में, और प्रोइलास्टेस है वो इलास्टेस के अंदर वो परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर अपने दो प्रकार के सक्रिय रूप देखे, एक ट्रिप्सिन देखा, दूसरा काइमोट्रिप्सिन देखा। इस ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन है, इन दोनों का जो कार्य है वो क्या होता है कि जो प्रोटीन है, प्रोटियोज है, पॉलीपेप्टाइड्स है, उनको छोटे जो पॉलीपेप्टाइड्स, ट्राइपेप्टाइड, डाईपेप्टाइड्स है, या यूँ कहे कि लास्ट के अंदर एमिनो अम्ल के अंदर वो चेंज करने का काम होता है। रही बात तीसरे प्रकार का जो अपना निष्क्रिय रूप में है इलास्टेस, जो कि सक्रिय रूप में है इलास्टेस, जो कि पहले प्रो इलास्टेस है, निष्क्रिय रूप में पाया जाता है। ये जो इलास्टेस है इसका काम क्या है, इलास्टिन तंतुओं का पाचन करता है। इसके अलावा अपना थोड़ा सा और देखें, ये जो पायसीकृत जो वसा है, इस पायसीकृत वसा का आंत के अंदर वो लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति के अंदर वसीय अम्ल और वसीय अम्ल ग्लिसरॉल के अंदर वो अपघटन हो जाता है। छोटी आंत के अंदर एंटेरोसाइट नाम की कोशिकाएं हैं वो पाई जाती हैं, उनके अंदर जो उपस्थित एंजाइम होते हैं उनके द्वारा भी पाचन की क्रिया संपन्न होती है। वो कैसे कि सुक्रोज है उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में किसकी उपस्थिति में चेंज किया जाता है, सुक्रेज एंजाइम की, यानी कि सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति में सुक्रोज है वो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। उसके बाद में अपन देखें माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में माल्टोज है वो किसमें, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के अंदर, और गैलेक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में गैलेक्टोज है वो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टेज के अंदर वो टूट जाता है। और लास्ट के अंदर है कि जो पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखलाएं हैं वो डाईपेप्टाइड एमिनो अम्ल्स के अंदर, ट्राइप में जो ग्लिसरॉइड है वो भी क्या है, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल के अंदर या मोनोग्लिसरॉइड के अंदर टूट जाती हैं। और अल्फा सिमिक डेक्स्ट्रिन जिसके बारे में अपने पहले भी पढ़ चुके थे, मुख गुहा के अंदर जो वासी पाचन होता है उसके अंदर कहता है जो माल्टोज है वो शर्करा में टूटती है।
प्लस में अल्फा सीमित डेक्स्ट्रिन में बढ़ाती है, जिसमें के अंदर लगभग 3 से जो 9 है वो ग्लूकोज के अणु वो पाए जाते हैं। तो ये डेक्स्ट्रिनेज एंजाइम की उपस्थिति के अंदर अल्फा सीमित डेक्स्ट्रिन है वो ग्लूकोज के अंदर वो टूट जाती है। इस प्रकार से आज हमने देखा कि पाचन तंत्र की क्रियाविधि के अंतर्गत ये जो अंतर्ग्रहण और पाचन, ये 2 टॉपिक है वो अपने कंप्लीट होते हैं। उसके पश्चात नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जिसके अंतर्गत अपने अवशोषण, स्वांगीकरण और विक्षेपण और प्लस में इससे संबंधित कुछ पाचन तंत्र से संबंधित डिजीज है उनका भी अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।